हेलो दोस्तों, विद्या मंत्र चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो एग्ज़ाम होता है एटीसी का, एयर ट्रैफिक कंट्रोल का, उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और मैं थोड़ा आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि जो एटीसी का एग्ज़ाम होता है, एटीसी का एग्ज़ाम आपका 120 मार्क्स का होता है। ठीक है, 60 मार्क्स की आपकी फिजिक्स आती है और मैथमेटिक्स आती है। ठीक है, और 60 मार्क्स में आपका आता है इंग्लिश, जनरल इंग्लिश एंड क्वांट एंड एप्टी एंड जीएस जीके थोड़ा सा आता है। ठीक है, तो 120 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। ठीक है, तो जो सवाल पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि वो कैसे सवाल हैं, कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, वो थोड़ा सा हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स के थे वो हम आपके साथ लेके शेयर करने के लिए आए हैं। देखिए, इन्होंने बोला कि एक सबवे ट्रेन स्टार्ट करती है रेस्ट से, तो यहाँ पे हमारा यू ज़ीरो हो जाएगा और एक्सेलरेट करती है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से, और it turns at constant and then runs at constant speed of for 30 second and deaccelerate at 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब जो एक्सेलरेशन है वो रिटार्डेशन में कन्वर्ट हो गया है। ओके, until it stop the next station। होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। इन्होंने ये बोला कि जो डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन वो क्या है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ से वो एक डिस्टेंस चलती है यस वन। अगर मैं इसे मान लूँ तो यस वन क्या हो जाएगी, क्योंकि रेस्ट से चलिए तो हाफ 80 स्क्वायर से आप निकाल सकते हैं। हाफ 80 स्क्वायर से क्या मिल जाएगा, हाफ इंटू 2 इंटू 100। तो यहाँ से ये 100 मीटर स्पीड आ जाएगी। अब मैं देन रन एट कांस्टेंट स्पीड फॉर 30 सेकेंड। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो ये फाइनल वेलोसिटी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। यू ज़ीरो है इनिशियल स्पीड, वी बराबर 80 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे ए क्या है, 2 और 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये कहते हैं कि 30 मिनट तक वो कांस्टेंट स्पीड से चलती है, कांस्टेंट स्पीड से चलती है। ठीक है, तो अगर मैं ये बात करूं कि 30 सेकेंड तक कांस्टेंट स्पीड से चलती है। ओके, 30 सेकेंड तक कांस्टेंट स्पीड से चलने का मतलब ये है कि वो अपनी इनिशियल जो वेलोसिटी है, तो यस टू मान लूँ, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो ये इसकी चाल क्या हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड, और क्या हो जाएगी 30। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, 600 मीटर आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए वो 20 मीटर सेकेंड से चल रही है, लेकिन क्या है कि रिटार्डेशन हो रहा है यस थ्री वाली डिस्टेंस जब कवर कर रही है। तो यस थ्री वाली डिस्टेंस जब कवर कर रही है तो उसको रिटार्डेशन फील हो रहा है। तो रिटार्डेशन के लिए क्या है कि ब्रेक लगा रही है और वो अगले स्टेशन पे उसको रुकना है। तो इसके लिए हम लोग कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। यहाँ पे वी जीरो हो जाएगा और यू स्क्वायर क्या है, यू स्क्वायर इस केस में 400 है, और -2 इंटू 4 इंटू एस। ओके, तो अगर मैं यस की बात करूं तो -8 यस
एस हमारा इस समय S3 है, इक्वल टू 400 हो जाएगा, और S3 को अगर हम 400 से डिवाइड कर देंगे 8 में, तो हमारा कितना आ जाएगा, 50 मीटर आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, ये डिस्टेंस, पहले वो एक्सेलरेशन के साथ गया, S1 कवर किया, फिर उसने S2 डिस्टेंस कवर किया, ओके, ये देखिए S2 डिस्टेंस कवर हुआ, फिर हमारा S3 जो ब्रेक लगाने पे डिस्टेंस कवर हुआ, तो ये हमारी डिस्टेंस आ गई 100 मीटर, ये डिस्टेंस हमारी आ गई कितनी, 600 मीटर, जब वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था, और ये डिस्टेंस हमारी क्या आ गई, 50 मीटर स्टेशन से रुकते समय। ये एक स्टेशन है, ये दूसरा स्टेशन है, यहाँ से चली वहां से खत्म हो गई, तो इस केस में हमारा जो आंसर है 750 मीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं, तो ये हमारा बेसिक सा क्वेश्चन था, बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पे एक्सेलरेशन लग रहा है, कहाँ पे कांस्टेंट स्पीड्स पे ट्रेन मूव कर रही है, और कहाँ पे हमारा ब्रेक लग रहा है। ब्रेक लगने के बाद नेचुरल चेस की फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी। तो दिस इज द बेसिक, वेरी बेसिक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करने की बात करूँ कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है, देखिए एंगल की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इसको सिर्फ हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं, तो एंगल इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड स्पीड इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स सिर्फ वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी नहीं है। और वैल्यूम की बात करें तो इसका भी कोई डायरेक्शन नहीं होता, केवल क्वांटिटी होती है, तो इसकी भी। और एरिया जो होता है हमारा, उसकी क्वांटिटी भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, और उसकी डायरेक्शन भी होती है। तो अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करूं, तो यहाँ पे अगर हम यूनिट वेक्टर लेते हैं, तो आप देखिए कई बार हम क्वेश्चन करते हैं, तो डेले डायरेक्शन हम लेते हैं कि ए डायरेक्शन। और अगर मैं आपको थोड़ा सा उसके भी बारे में बात करूं, तो वर्क डन इन द पर यूनिट एरिया, ओके, गॉस लॉ में हम एरिया वेक्टर्स को यूज करते हैं, तो यहाँ से भी आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा। तो एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। If the universal gravitational constant continues decreasing with the time, then satellite orbit will be still maintained. देखिए मैं आपको थोड़ा सा क्लियर बता दूं कि यहाँ पे आपने maintain its orbital radius, tangential speed, angular speed and period of revolution। तो देखिए ऑर्बिटल रेडियस ये मैटर नहीं करता उतना, टेंजेंशियल स्पीड भी, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन भी। एंगुलर मोमेंटम, स्पीड नहीं होगा यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये कांस्टेंट होता है, तो आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। इस तरीके से जो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट होता है। तो कंटिन्यूस अगर उसको ऑर्बिट पे मूव करना है डिक्रीजिंग विद द टाइम, तो उसका अपना एंगुलर मोमेंटम मेंटेन करना पड़ेगा, ओके। देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करता हूँ, तो द वेलोसिटी विच प्रोजेक्टाइल मस्ट बी फायर्ड सो दैट escape द अर्थ ग्रेविटेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द, देखिए इसको स्केप वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि किसी भी प्रोजेक्टाइल को हम किस वेलोसिटी से फेंक दें कि वो अर्थ की ग्रेविटेशन क्रॉस करके वो move कर जाए, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि जो एस्केप वेलोसिटी होती है एट द सरफेस ऑफ अर्थ, जो एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस होता है उसको डिसरिगार्ड करके मूव कर लेती है। अर्थ के केस में ये जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, या अगर मैं इसकी बात करूं तो 6.96 माइल्स पर सेकेंड होती है, ठीक है। और अर्थ के केस में ये होती है, मून के केस में यही जो वेलोसिटी होती है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बताऊं कि द
escape velocity क्या होती है, इसके definition is a minimum speed needed for a free non propelled object to escape from the gravitational influence of the primary body। और अगर मैं इसकी बात करूं कि जो escape velocity है इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला जो होता है अगर अर्थ के केस में मैं बात करूं तो ठीक है, तो ये होता है रूट ऑफ 2 g m अपन और, ठीक है। जी हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। और आर हमारी जो हो जाती है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास हो जाती है, और एम जो हो जाता है हमारा मास ऑफ द बॉडी टू बी स्कैप्ड फ्रॉम हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि जो हमारी ये बॉडी होती है यहाँ पे ये किस चीज पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो किस चीज पर डिपेंड नहीं करती, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर डिपेंड करती है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर डिपेंड करती है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर डिपेंड करती है, ऑर्बिटल रेडियस पर डिपेंड करती है। तो अगर मैं बात करूं तो ये जो मास ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है इस पे डिपेंड नहीं करती, बाकी सब पे डिपेंड करती है, ऑर्बिटल रेडियस, मास ऑफ अर्थ, ठीक है। तो escape velocity does not depend on the mass of body as well as the direction of the projection of the body. It only depends on the mass and the radius of the planet or earth from where body to be projected। तो ये अगर मैं बात करूं तो ये मास ऑफ हमारा अर्थ होता है और ऑर्बिटल रेडियस ये होती है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे इस केस में करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा कि मास ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा समझने वाली बात है। अगला क्वेश्चन ये बोलते हैं, अगर मैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करता हूं तो सेकेंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है कि नो मैटर व्हाट प्रोसेस टेक प्लेस इनसाइड द कंटेनर, ओके। अगर ये कंटेनर की बात करूं तो कंटेनर में कोई भी प्रोसेस टेक प्लेस करता है, इट्स एंट्रोपी मस्ट इंक्रीज। अगर मैं एंट्रोपी की बात करता हूँ, इट मस्ट इंक्रीज और रिमेन द सेम in the limit of the reversible process, okay, remain the same in the limit of the reversible process। अगर मैं थोड़ा सा इसको एग्जांपल लेके बात करता हूँ तो heat can flow from hot object to cold object। अगर मैं T1 और T2 दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनका टेम्परेचर T2 है, T1 इज ग्रेटर देन T2, तो हीट का जो फ्लो होगा वो इधर ही होगा, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ। इट विल नॉट फ्लो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम द कोल्ड ऑब्जेक्ट, यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं होगा, ये नेचुरल फिनोमेना है। एंड दिस इज द इसका बेस्ट एग्जांपल कर्नाट इंजन की डिजाइनिंग हुई। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन की बात करता हूँ तो ये सेकेंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स हमारी एंट्रोपी के बारे में डिस्कस करता है। सो दिस इज द बेसिक लॉ कि इसकी जो एंट्रोपी होती है रिमेन कांस्टेंट होती है, और वो पूरे प्रोसेस में रिवर्सिबल प्रोसेस एंड, ठीक है। एंड hot things always cool unless you do something to stop them, okay। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे एग्जामिनेशन में, द मैनिफेस्टन ऑफ द बैंड स्ट्रक्चर इन सॉलिड इज ए कंसेक्वेंस ऑफ। देखिए जो बैंड स्ट्रक्चर्स इन सॉलिड्स के बारे में कंसेक्वेंस किया था ये पॉली एग्जीक्यूशन प्रिंसिपल था। हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी के बारे में बताया था, बोर ने अपने ये बताया था कि एटम्स जो हैं किस किस स्टेज में कितने होते हैं, और रेडियस के बारे में बताया था, उनके एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताया था। और ओम्स लॉ जो होता है वो उसके बारे में होता है कि किसी भी अगर कंडक्टर में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस ना किया जाए तो जो
करंट फ्लो करती है वो अप्लाइज वोल्टेज के प्रोपोर्शनल में होती है, और तो ये नहीं हो सकता। तो पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल ही इज इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में कम से कम 4 से 5 पूछे जाएंगे। फिजिक्स के, ये मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो आप मॉडर्न फिजिक्स को थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाइए कि आपसे बेसिक सवाल पूछ रहा है वो, ठीक है। A disc shaped magnetic leviated above a superconducting material that has been cooled by liquid nitrogen. This happened because of the superconductor is, एक डिस्क है जिसको नाइट्रोजन से कूल किया जा रहा है, और ये एबब सुपर कंडक्टिंग मटेरियल से मतलब मैग्नेट से खींचा जा रहा है। तो हैपेंस बिकॉज सुपर कंडक्टर इज, देखिए सुपर जो कंडक्टर्स होते हैं वो हमारी डाया मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करते हैं। सुपर कंडक्टर की जो फील्ड होती है बी, वो जीरो होती है। द फील्ड इज कम्प्लीटली स्क्रीन फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द मटेरियल, ओके। और रिलेटिविटी परमिटिबिलिटी ऑफ ए सुपर कंडक्टर जीरो होती है, ठीक है। इसका मैं थोड़ा सा वैसे एग्जांपल बताता हूँ कि जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बात करता हूँ कि ये सुपर कंडक्टिंग मटेरियल जो होते हैं, अगर सुपर कंडक्टिंग मटेरियल केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो वो मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपेल्स, उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको एक्सपेल करती है आउटसाइड इट्स बॉडी। मतलब जैसे अगर मैं ये सुपर कंडक्टर मटेरियल्स की बात करता हूँ, तो इसकी जो फील्ड होती है वो ऐसे 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 एक्सपेल करती है टुवर्ड्स द बॉडी, ओके। और अगर इनको बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर कूल किया जाए, ठीक है, बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर कूल किया जाए, और तो ये परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म को फॉलो करेंगे, परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म को फॉलो करेंगे, ओके। तो ये इनकी प्रॉपर्टी होती है, और मैंने उसका रीज़न बता दिया कि वही दिस एग्जिबिट द डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ओके। तो ये बेसिक सा सवाल था, आपसे पूछा गया। तो आपको मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से तैयार करके जाना है अगर आपको डबल एआई में अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। तो ये वो एरियाज है जहाँ से सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, वो मैं आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए सवाल पूछा गया कि देन आइडियल गैस इंजन ऑपरेट्स ए करनाट साइकिल, इट्स absorb heat and temperature T1, exerts heat at T2, the efficiency of the engine is। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन एक बताता हूँ कि ये इसका थोड़ा प्रोसेस क्या होता है। अगर मैं पीवी डायग्राम की बात करता हूँ, तो पीवी डायग्राम में इस तरीके से हमारी साइकिल्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हीट इन होती है, अगर मैं बात करूँ तो हीट इन होती है, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। अगर मैं कर्नॉट साइकिल की थोड़ा सा बात करता हूँ, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है एट टेम्परेचर टी, ओके। और ये प्रोसेस थोड़ा एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, ठीक है। और ये वाला प्रोसेस भी एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस। यहाँ पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है। और इस साइकिल से, अगर मैं इस साइकिल की बात करता हूँ, साइकिल 2, तो यहाँ पे इस साइकिल से अगर मैं बात करूँ तो आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है। क्या होता है? आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है, और यहाँ से हीट आउट होती है, ठीक है, हीट आउट होती है। और वो टेम्परेचर क्या होता है? टीसी होता है, जिसको हम लोग कोल्ड टेम्परेचर बोलते हैं। तो जो कर्नाट इंजन की इफिशियंसी होती है नीटा, वो होती है टी हॉट माइनस टी कोल्ड डिवाइडेड अपॉन टी हॉट, ओके, इनटू 100। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो 1 माइनस टी सी अपॉन टी एच होती है,
और इंटू 100। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि जो हमारा टीसी है ये हमारी हीट को रिलीज करना है, जहाँ पे हमारी हीट आउट हो रही है, एग्जॉस्ट द हीट एट T2। तो टीसी हमारा यहाँ पे T2 है और TH हमारा यहाँ पे T1 है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो हमारी जो एफिशिएंसी हो जाएगी T1 माइनस T2 अपॉन T1, ये हमारी एफिशिएंसी हो जाएगी। तो दिस इज़ द वे हाउ कैन यू चेक। इसको आपको याद करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। जो हमारा कार्नोट इंजन काम करता है वो इस पूरे प्रोसेस पे काम करता है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, तो दिस इज़ द वे। थर्मोडायनेमिक्स से कम 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके 5 नंबर पक्के हैं, आप पूरी थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से क्लियर कर लेनी है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक सवाल इंग्लिश का पूछा गया था, वो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ही प्रोड्यूस द cogent reason for the change of the policy opposite of the underlined word। ठीक है, तो कॉगेंट का जो मीनिंग होता है वो, कॉगेंट का जो मीनिंग होता है वो क्लियर होता है, कन्विंसिंग होता है, क्लियर होता है, स्ट्रेट होता है, जस्टिफाइड होता है। इस तरीके से कॉगेंट का जो मीनिंग होता है वो होता है। तो अपोजिट पूछा है, तो इम्प्रॉपर ये तो नहीं होगा, फ्लिम्सी ये भी नहीं होगा, अनकन्विंसिंग होगा बिकॉज कॉगेंट का कन्विंसिंग होता है तो इसका अनकन्विंसिंग होगा, सिंपल भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आपसे एंटोनिम सिनोनिम से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखना है। अगला सवाल जो पूछा गया था कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाई, क्वांटाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाई। देखिए, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि जो हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो क्या होता है। जो क्वांटाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इज द प्रॉपर्टी बाय ए वर्च्यू ऑफ विच द चार्ज ऑन ए बॉडी, charge on a body is an integral multiple of the basic unit of the charge of the electron। जैसे अगर मैं इस पे q चार्ज की बात करूं, तो दिस इज Ne। ओके, सो रिप्रेजेंटेड बाय E, और q चार्ज पे बॉडी है, वहां पे n क्या होता है, एनी इंटीजर होता है। ठीक है, n हमारा कोई भी इंटीजर होगा और E हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होगा। So basic cause of the electronic charge is that during the rubbing only integral number of electron can be transferred from one body to one body। अगर मैं दो बॉडी को आपस में इंटरचेंज करता हूँ, तो वो ये दो बॉडी हैं, तो कुछ इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे, इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर बोलेंगे, इधर हो सकता है n1 इलेक्ट्रॉन जाए, इधर n2 इलेक्ट्रॉन जाए, तो केवल इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मिलिमन्स जो मिलिकैंस थे उन्होंने आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था एक 1912 में ऑन द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फर्दर द स्टेब्लिश द क्वांटाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। सो उन्होंने क्या किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया था मिल्कन ने। उन्होंने यहाँ से ही पता चला था कि जो इलेक्ट्रॉनिक का चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट को दोहराते हुए कई बार देखा कि ड्रॉपलेट्स उनके पास जो चार्ज है वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ द सर्टेन बेस वैल्यू था। ठीक है, वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ द सर्टेन बेस वैल्यू था, और जो ड्रॉपलेट्स में, आयल ड्रॉपलेट्स में जो चार्ज था। तो यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आया कि जो हमारा जो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है वो डिमॉन्स्ट्रेट हुआ था थॉमसन मिलिकैंस ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो 1912 में हुआ था। ठीक है, उन्होंने साफ साफ ये बोला था कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है कि सर्टेन इंटीजर मल्टीपल ऑफ सम बेस वैल्यू, और वो बेस वैल्यू क्या होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू होती है, और इसके बारे में वहाँ पे इन्होंने बताया था। तो मिलिकन आयर ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इज द करेक्ट एग्जांपल, थॉमसन एक्सपेरिमेंट गलत था, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गलत था, स्ट्रेम गेज एक्सपेरिमेंट गलत था। तो यहाँ पे ये सवाल इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो इस तरीके से आपके एग्जामिनेशन में जो सवाल हैं वो पूछे जाएंगे।
देखिए एम्पियर सर्कुलर लॉ के बारे में पूछा गया। देखिए एम्पियर सर्कुलर लॉ ये बोलता क्या है, एम्पियर सर्कुलर लॉ ये बोलता है कि अगर कोई कंडक्टर्स है, ठीक है, और इसमें ये करंट आई फ्लो कर रही है, तो अगर मैं यहाँ पे एक एम्पीरियन लूप बना लेता हूँ, ठीक है, और लूप की जो यहाँ से डिस्टेंस है वो r है, ओके, तो यहाँ पे जो हमारा डायरेक्शन होगा, ठीक है, नेट करंट पासिंग थ्रू द क्लोज्ड एम्पीरियन लूप, ये क्या होगा, वो अगर मैं ये डिस्टेंस dl ले लेता हूँ, ठीक है, यूनिट डिस्टेंस, तो एम्पियर सर्कुलर लॉ स्टेट्स द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, line integral of the magnetic field forming a closed loop around the current I carrying a wire in the plane normal to the current is equal to the mu naught times net current passing through the current loop। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो जो इसका क्लोज लूप जो इंटीग्रल होता है, ठीक है, यहाँ पे लाइन इंटीग्रल, ओके, किस चीज़ का, b डॉट dl, ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा म्यू नॉट टाइम्स आई, ये जो करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। तो अगर मैं डिफरेंशियल फॉर्म में इसकी बात करता हूँ तो इसकी जो डायरेक्शन होगी कुछ इस तरीके से होगी, बी, वो आप निकाल सकते हैं जो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल लेफ्ट हैंड रूल से। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो एम्पियर सर्कुलर लॉ होता है वो स्टेट करता है कि जो लाइन इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मिंग ए क्लोज लूप अराउंड द करंट कैरिंग वायर, ओके, in the plane normal to the current is equal to mu naught times the net current passing through the closed loop, ठीक है। और उसका अगर डिफरेंशियल फॉर्म में अगर मैं निकालता हूँ तो डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू जे हो जाएगा, और जहाँ पे म्यू हमारे परमिएबिलिटी होती है, ठीक है, परमिएबिलिटी होती है फ्री स्पेस, मतलब उस मीडियम की, म्यू नॉट हमारी फ्री स्पेस की होती है, और जे हमारी क्या होती है, करंट डेंसिटी होती है, करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे जो आपसे सवाल पूछा गया था डबल एआई में, ठीक है। देखिए सवाल यहाँ पे जो पूछा गया आपसे कि द कोल्ड सीजन व्हेन टेक लेक फ्रीजेस ओनली द टॉप वाटर फ्रीजेस, ओके, और below this layer the water does not freeze and the aquatic life survives, this happen because of, देखिए कोल्ड सीजन में जो लेक फ्रीज होती है तो टॉप वाटर फ्रीज होता है, बिलो दिस लेयर द वाटर डज नॉट फ्रीजेस एज द एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव्स, दिस हैपन बिकॉज ऑफ। देखिए मैं आपको बात करता हूँ यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में, तो अगर मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात करता हूँ, और टेम्परेचर की बात करता हूँ तो हमारा यहाँ पे अगर टेम्परेचर 4 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है, ठीक है, तो जो हमारा वॉल्यूम है वो ऐसे कुछ बढ़ता है, ठीक है। और अगर मैं डेंसिटी की बात करता हूँ, यहाँ पे डेंसिटी डेंसिटी डी और टेम्परेचर की बात करता हूँ तो ये थोड़ा सा उल्टा होता है, ये हमारा मैक्सिमम डेंसिटी जो होता है वो यहाँ पे होता है 4 पे होता है, तो सरफेस का टेम्परेचर जो होता है ना वहाँ पे उसकी सरफेस पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और वो नीचे जैसे जैसे वाटर मूव करता है वैसे वैसे उसका टेम्परेचर जो होता है वो टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, वहाँ पे वाटर फ्रीज नहीं होता, ओके, ड्यू टू दिस वेरी गुड प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर द मैक्सिमम डेंसिटी इज एट 4 डिग्री सेल्सियस, ओके। अगर मैं वाटर की बात करता हूँ तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये फ्रीज हो जाता है,
और 100 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉईल होने लगता है, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो जो वाटर का ये 4 डिग्री सेल्सियस पे बिहेवियर है, ठीक है, वाटर का 4 डिग्री सेल्सियस पे बिहेवियर है, इसी से हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है वो पॉन्ड्स या लेक में वो सरवाइव कर जाती हैं। तो this is the best reason the density of the water is a maximum of 4 degrees Celsius. Convection does not take place in the water. Low latent heat diffusion of the water, ये सारे रीजन गलत हैं, ठीक है। तो ये जो बिहेवियर होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट बिहेवियर होता है, ठीक है। देखिए मैं इस केस में बताऊं कि दो मास M1 M2 connected by massless spring of the spring constant कि the system is free to oscillate them along the length of the spring the oscillation because इसका मैं आपको थोड़ा सा रीज़न बता देता हूँ। जो इस द सिस्टम ऑक्सीलेट विद द फ्रीक्वेंसी वो होती है एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर उस के बाई म्यू, ठीक है। म्यू की जगह वो एम होता है, एम को हम इफेक्टिव मास बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे मास हैं वो क्या कैसे कनेक्टेड हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो दे एक्ट देयर इफेक्टिव मास 1/, इफेक्टिव जो मास होता है 1/m1 और m2, इस तरीके से करेक्शंस में वो जॉइंट होता है, ठीक है। और तो जो उनका एन इफेक्टिव निकल के आता है वो आएगा m1 m2 अपान m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये आंसर हमारा करेक्ट होगा 1/2 पाई। देखिए यहाँ पे आपको गलती करने के चांसेस ज़्यादा हैं, यहाँ पे 1/2 पाई नहीं है, फ्रिक्वेंसी का है, आप टाइम कांस्टेंट का वो करके चले आएंगे। यहाँ पे के बाई म्यू है और वहाँ पे म्यू बाई के है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस को गलत करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे म्यू बाई के किया है, यहाँ पे के बाई म्यू, तो यहाँ पे भी गलत करने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन से ये सही हो जाएगा, ठीक है। The work done in the deformation of the body is given by, okay। तो अगर मैं वर्क डन इन द डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी हमारा एल है और एल से इसका जो लेंथ है वो डेल्टा एल करना चाह रहे हैं, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ठीक है। दिस इज द स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस, तो हमारा यंग मॉडुलस होता है, और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस होता है, ये हमारा अपोजिट ऑफ द यंग मॉडुलस होता है। स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन भी गलत है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। तो इस तरीके से आपसे जो यंग मॉडुलस या बल्क मॉडुलस, इस चैप्टर से भी कई सारे सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान सा सवाल था मैथमेटिक्स का। ए जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री ऑफ द एक्स स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी रिप्रेजेंट द हाइपरबोला। देखिए मैं जनरल इक्वेशंस की बात करता हूँ, तो जो जनरल इक्वेशन होती है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर और 2gx, ये सेकेंड ऑर्डर की एक जनरल इक्वेशन है। 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इसका अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम लोग डेल्टा बोलते थे, ठीक है, डेल्टा वो होता है ए बी सी प्लस 2f/g/h माइनस af स्क्वायर माइनस bg² माइनस ch², ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्लियर बता दूं कि जो अगर ये सर्कल की कंडीशन है, सर्कल की कंडीशन है, ये इक्वेशंस हमारी सर्कल रिप्रेजेंट करेगी कब, जब डेल इज नॉट इक्वल टू 0, h इक्वल टू 0, a इक्वल टू b, ठीक है। एंड इसेंट्रिसिटी जो होती है वो उसकी 0 नहीं होगी। अगर ये हमारा पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला, तो उस केस में हमारा क्या होगा, जो डेल्टा है वो नॉट इक्वल टू 0, h² माइनस ए बी इक्वल टू 0,
and E is equal to 1 in case of the parabola. H square minus AB is equal to 0, hence H square is equal to AB. अगर मैं इलिप्स की बात करता हूँ, इलिप्स के केस में, इस केस में भी डेल हमारा नॉट ज़ीरो है, ठीक है, और एच स्क्वायर माइनस ए बी की जो वैल्यू है वो लेस देन ज़ीरो है और ई की वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है। अगर मैं हाइपरबोला की बात करता हूँ, तो डेल्टा हमारा नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन ज़ीरो और ई की वैल्यू, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। अगर मैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात करता हूँ, तो उस केस में हमारा जो डेल्टा होगा वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा और एच स्क्वायर माइनस ए बी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो और साथ में ए प्लस बी की वैल्यू भी ज़ीरो होगी और इसेंट्रिसिटी उस केस में हाफ होगी। तो इस तरीके से हमारा जो केस है, सारे केस का स्टेटस है और हमारा जो क्वेश्चन है कि ये हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा, तो उस केस में ये क्या होगा, तो उस केस में हमारा यही आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। एच स्क्वायर ए बी, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होता है तो दिस इज पैराबोला, एच स्क्वायर लेस देन ए बी होता है तो ये हमारा इलिप्स होता है और ये कोई कंडीशन नहीं होती। तो ये आपको थोड़ा सा जब आप पढ़े रहेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से याद रहेगा, ठीक है। तो दिस इज द वे हाउ कैन यू टैकल द प्रॉब्लम, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ इस इंटीग्रल को, तो ये इंटीग्रल हमारा -1 से 1 ई की पावर मॉड एक्स dx के बारे में बात करता हूँ। तो अगर मैं इस इंटीग्रल की बात करता हूँ तो -1 से 0 के बीच में, अगर -1 से 0 के बीच में ये मॉड अगर ओपन होगा तो ई की पावर -x dx हो जाएगा और अगर मैं 0 से 1 के बारे में बात करूँ तो ये हमारा मॉड ई की पावर x dx हो जाएगा, ठीक है। और ई की पावर x dx का जो हमारा डिफरेंशियल होता है वो हो जाता है ई की पावर -x, ठीक है। और यहाँ पे माइनस लग जाएगा तो -1 से 0 की जगह ये -1 0 हो जाएगा, प्लस हमारा ये ई की पावर x हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 0 से 1 ही रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि ई की पावर -1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और -1 यहाँ पे हो जाएगा प्लस ई की पावर 1 हो जाएगा और माइनस ई की पावर 0 हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ तो हमारा 2e-2 हो जाएगा इसका आंसर और 2e-1 इसका आंसर हो जाएगा, तो 2e-1 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरीके से जो बेसिक सवाल आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर बता देता हूँ कि जो हमारा मॉड एक्स होता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कि मॉड एक्स हमारा एक्स होगा अगर x लेस देन ग्रेटर देन 0 हो जाएगा और ये मॉड x हमारा -x हो जाएगा अगर x लेस देन 0 होगा। इसीलिए हमने 2 पार्ट में इंटीग्रल को डिवाइड किया, -1 से 0 उसको अलग डिवाइड किया और 0 से 1 उसको अलग डिवाइड किया। तो अलग अलग डिवाइड करने के बाद इसका आंसर अलग अलग आया। तो इस तरीके से हमने इस पूरे इंटीग्रल को सॉल्व किया। तो दिस इज़ द वे। ये कुछ सवाल थे जो ATC में आए हुए थे, हमने आपको शेयर किया और ऐसे ही सवाल आपके एग्जामिनेशंस में आएंगे और आप उनको अच्छे तरीके से सॉल्व करिएगा। थैंक यू। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। हम आपको ATC की पूरी जर्नी में जब आपका रिटर्न होगा, जब आपका इंटरव्यू होगा, DV होगा, हम आपको ऐसे ही वीडियो आपके सक्सेस जर्नी के लिए ज़रूर बनाते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे। विद्या मंत्र चैनल आपकी सक्सेस के लिए ही क्रिएट किया गया है एंड it is totally free of cost. We are not running any paid course. Okay. Thank you. Have a nice day.